नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में बात हो रही थी इंटरव्यू प्रिपरेशन की, जिसमें मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ था। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स थे कि भैया बताइए कि क्या-क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो यार, मैं भी अभी रिसर्च मोड में ही हूँ। थोड़ा-सा पैनिक स्टेट भी है रिज़ल्ट को लेके, लेकिन उसको लेके बैठा नहीं जा सकता है। तो इसलिए मैं भी अभी रिसर्च मोड में हूँ कि क्या-क्या और किया जा सकता है। मैं देखो यार, पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं कोई जो है एकदम कोई एजुकेटर नहीं हूँ और कोई ऐसा वाला मेरा सीन नहीं है। मैं जितना अपना रिसर्च कर पाया हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारे जो मेरे लिंक्स थे, जहाँ से इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं, तो मैंने उन सारे लिंक्स मैं आपको एक समराइज़्ड फॉर्म में एक ओवरव्यू दे दूँगा। और ये शायद ये पार्ट 1 की वीडियो होगी। थोड़ी-सी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में कर दूँगा, ठीक है? तो देखो यार, जब इंटरव्यू शेड्यूल होता है ना, तो बहुत सिंपल सा जो एक वो होता है, ट्रेंड कह लो या जो भी पाथवे कह लो, कि आप अंदर जाओगे रूम में और वो आपको बैठने के लिए कहेंगे और उसके बाद वो आपको बोल सकते हैं कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 2 मिनट्स। एक टाइम फ्रेम आपको दे सकते हैं। और या तो जो है सिंपली बोल सकते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। टाइम लिमिट नहीं देंगे, लेकिन देखा गया है कि टाइम लिमिट दे देते हैं कि डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 2 मिनट। जस्ट वो एक प्रेशर बिल्डअप करने के लिए आप 2 मिनट में अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है? तो उस केस में आपको अपना नाम, मदर फादर का नाम और उनका जो भी जॉब प्रोफाइल है, उसके अलावा कुछ नहीं। सिंपल सा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपने क्या क्या कहाँ से ग्रेजुएशन किया हुआ है, किस फील्ड में किया हुआ है, और अगर आपने कोई जॉब की है तो उस जॉब के बारे में। बस दैट्स इट। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वो नहीं। अगर वो टाइम लिमिट देते भी हैं तो उसके अंदर करना ही है अपने को। और नहीं भी देते हैं तो इंट्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 2 ढाई मिनट का, क्योंकि वो लोग के पास ऑलरेडी आपका पूरा वो रहता है। तो वो बस एक आपका इनिशियल आपका वो कॉन्फिडेंस चेक करना चाहते हैं कि आप अपने बारे में अपने आप को कितना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना आप अपने आप को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इस क्वेश्चन का पर्पस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद जैसे अगर कोई बच्चा है, मेरे ख्याल से जितने पहुँचते हैं, तो मतलब एक पोर्शन तो यार देखो होता ही है कि जो जिनके सीवी में गैप आ जाता है, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसे गैप आ जाते हैं, ठीक है? तो उस केस में बहुत जेन्युइन और बहुत ट्रेंड पे रहता है ये क्वेश्चन, कि जैसे फॉर सपोज़ कि आपको 3 साल हो चुके हैं, तो सीधे वो पूछ लेंगे कि इट्स ऑलमोस्ट बीन 3 इयर्स, व्हाट यू वर डूइंग सिंस देन। तो आपको उस जो पर्टिकुलर वो जो गैप है ना, मेरा उसमें ये रहता है कि आप उसमें बहुत कुछ ढकने-वकने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बीमार हो गया था। कोई जेन्युइन रीज़न है तो ही बताओ, क्योंकि वो देख के यार देखो समझ जाते हैं कैंडिडेट को। अगर कोई पढ़ने वाला कैंडिडेट है ना, तो उसको वो देख के समझ जाते हैं कि हाँ, ये बंदा काफ़ी स्ट्रगल करके आया है, जो है ठीक है। और अगर किसी का एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा-सा होता है ना कि थोड़ा-सा बहुत ही एवरेज मार्क्स रहे हैं, एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो वो लोग जान जाते हैं कि 2-3 साल लग जाते हैं बच्चों को इस स्टेज तक आते-आते। तो आपने जो किया है सिंपली आप वही बताइए। अगर वो आपसे काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि जो है आप इतने साल तक आप जो है क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, तो सीधा उसको एक पॉजिटिव वे में आप उसको उनको डिस्क्राइब करिए कि सर, अगर जैसे वो बोलते हैं कि आप इतने साल तक आप यही कर रहे थे, तो सीधे बोल दो कि यस सर, आई आई वाज़ वेरी मच डिटरमाइंड अबाउट इट। और मैं इसमें अपना 100% देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों की वजह से रुक जा रही थी चीज़ें। तो मतलब सिंपल, कोई ऐसा वहाँ फेक करना नहीं है, क्योंकि वहाँ जो पैनल मेंबर बैठे हैं, बहुत अच्छा खासा उनके पास एक्सपीरियंस है। और जब आप भी उस एज में पहुँचोगे ना, तो आप लोग सामने देख के, जो 25-30 साल का बच्चा बैठा है, लड़का बैठा है या लड़की बैठी है, आप उसको देख के समझ जाओगे कि ये कितने पानी में है, ठीक है? तो उनके सामने पहली चीज़ तो बहुत नेचुरल और बहुत फ्रैंक रहना है, कुछ भी वो नहीं करना है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन ये भी बोल पूछ सकते हैं इंटरव्यू के लास्ट में। ये सब मैं अभी जनरल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर चलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन, जैसे कई बार इंटरव्यू हो जाता है, तो लास्ट बार ये भी पूछ लेते हैं कि अच्छा, जो है फॉर सपोज़ आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको किसी रूरल एरिया में भेज दिया जाता है, तो आप रह पाओगे कि नहीं? एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपके दिमाग में कहीं न कहीं वो एक पॉजिटिव इंप्रेशन डालते हैं। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इफ यू नॉट गेट सेलेक्टेड, देन व्हाट इज़ योर प्लान बी, और विल यू गो फॉर अनदर करियर ऑप्शन, और व्हाट विल यू डू, ब्ला ब्ला वो लोग करते हैं।
तो उसका बहुत ही कामली आंसर करना है। अगर आप एक आध चांस अभी आप वो आपके पास और है कि आप नेक्स्ट ईयर भी प्रिपेयर कर सकते हो, तो बोल देना कि यस सर, आई एम वेरी मच डिटरमाइंड अबाउट दिस जॉब, सो आई विल ट्राई, आई विल गिव एन अनदर ट्राई। तो और अगर आपके पास एज लिमिट नहीं है, आप 28 साल 29 साल वाले एज ग्रुप में हो, तो और एक आध साल बचा भी है, जैसे 30 साल एज लिमिट होती है, अगर एक आध साल बचा भी है और आप नहीं करने के उसमें, तो क्लियर कट बोल दो कि नहीं नहीं सर, जो है दिस इज़ माई लास्ट अटेम्प्ट ओनली, और आई विल डू समथिंग एल्स, एंड आई विल गेट सम जॉब एंड देन आई विल परस्यू द प्रिपरेशन। जो भी है एकदम जेन्युइन चीज़ है कि हाँ कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। तो उसमें पैनिक नहीं होना कि अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि जो है सिलेक्शन नहीं होगा तो क्यों करोगे। कई बार वो आपका चेक करते हैं कि ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट है कि अगर ये नहीं भी मिलती है इसको ये जॉब, तो ये इसके अलावा क्या कर सकता है। ठीक है। हॉबी एक बड़ा हॉट टॉपिक होता है यार। हॉबी हॉबी बहुत पूछ लेते हैं, मैंने देख रखा है, बहुत सारे रिव्यूज़ मिलेंगे भैया हॉबी 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 हुआ बना हुआ है। और हॉबी को ऐसा कहा जाता है कि हॉबी एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है कि जो है इंटरव्यू का, कि हॉबी हॉबी किसी की नहीं होती है। सच्चाई यही है, 70-80% बच्चों की हॉबी नहीं होती है, मुझे ही पता है, मेरी भी नहीं है। हॉबी इन द सेंस यार देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक कोई चीज़ होती है जो आप करते हो जब आप फ्री होते हो, और जो है रेगुलर बेसिस में नहीं करते हो, ठीक है। या जो है कुछ चीज़ें आदमी होता है ना, कि जैसे गार्डनिंग किसी किसी को अच्छी लगती है, वो थोड़ा सा आदमी फ्रेश फील करता है। और जो है कोई बुक पढ़ लेता है, कोई गाना सुन लेता है, कोई डांस कर लेता है, कुछ भी कर लेता है। तो अब उस चीज़ को हॉबी क्या होता है ना, कि यार हॉबी के ऊपर क्वेश्चन बड़े ट्रिकी कर देते हैं। जैसे बुक है, अब बुक के नाम बताओ उनको, अब कौन सी बुक पढ़े हो रिसेंट, अब कौन सा क्या किए हो। गार्डनिंग है तो लगेंगे पूछने की कौन सा खाद यूरिया क्या होता है, खेती खलियानी के बारे में पूछने लगोगे। तो इतना तो नहीं आता है ना, तुम तो बस नेचुरली घर के बाहर 4 गमले हैं, गोड़ के अपना जो है कट लिए हो, तुम्हें क्या मालूम है। तो ये चीज़ हो जाती है। तो हॉबी के बारे में बड़ा अच्छे से समझ लो, और जो भी चीज़ बोलना, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग बैडमिंटन, स्केचिंग, ड्राइंग, कुछ भी करो, तो उसको उसका बैकग्राउंड बड़ा जान लेना। क्रिकेट विकेट बोलने वाले हो तो अपना देख समझ लेना भैया कि फिर पीछे जो अभी जितने मैचेस वैचेस हुए हैं ना, जो हो रखे हैं, मैं उतना यार देखता नहीं हूँ, ठीक है, तो उसके बारे में बड़ा अच्छे से जान लेना। स्पोर्ट्स में जाओगे, उस स्पोर्ट्स की वो लोग घुस जाएंगे अंदर तक, उस स्पोर्ट्स की एकदम बैडमिंटन बोलोगे घुस जाएंगे पूरा वहाँ तक, ठीक है। तो इसलिए जो भी बोलना बहुत ही सोच समझ के, और उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। मुझे मालूम है कि हॉबी किसी को पता ही नहीं होता है कि मेरी हॉबी है क्या, ठीक है। तो जो भी हॉबी बोलना अपना प्रिपेयर कर लेना उस हिसाब से कि भैया मुझे उसका बैकग्राउंड पूरा, अगर पूछें उसके ऊपर कुछ काउंटर क्वेश्चन आता है तो पूछ सकते हैं। और जनरली लोग बोलते हैं कि भैया हॉबी है ही नहीं, बोल दे नहीं कोई हॉबी ही नहीं है, ये ना बोलना, ये गलत इंप्रेशन डालता है, ठीक है। उन लोग को लगता है कि मतलब बस ये किताबी कीड़ा है क्या, मतलब कोई चीज़ ऐसा करते ही नहीं है। तो एक बना लो, हॉबी बना लो, बड़ा टाइम है, सोच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सब एक जनरल क्वेश्चंस हो गए जो नॉर्मली पूछे जाते हैं। और अब इसके बाद इंटरव्यू आपका 2-3 तरीके से टर्न मार सकता है। जैसे या तो आपके जो है बैंकिंग अवेयरनेस पूछे ही नहीं, उनको ही मालूम होता है। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया ना, तो वो लोग भी बड़ा गेम खेलते हैं यार। तो मान लो घुस गए जो है उधर तुम्हारे एजुकेशनल बैकग्राउंड में, तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि अभी टाइम है, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड अपना थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लो। बहुत घुसेंगे वो लोग भी नहीं, क्योंकि उनको भी नहीं मालूम होता है, मतलब मालूम होता है यार, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत घुसेंगे नहीं, इन डेप्थ नहीं। अब जैसे कोई इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है लड़का, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कोई सिविल इंजीनियर है, तो आप जो है अपना एक नॉर्मल ऊपर ऊपर से कोई एक बुक उठा लो, कोई परचेज कर लो, और मोटा मोटा अपना कर डालो जो है, ठीक है। ऊपर ऊपर अपना ग्रेजुएशन का सिलेबस टच कर लो, कि कोई चीज़ ऐसी पूछ लिए तो हम बता दें कि हाँ, मतलब क्योंकि ब्लैकआउट होना उस टाइम कि हमें मालूम ही नहीं है, वो बड़ा गलत इंप्रेशन डालता है कि आप 3 साल 4 साल आप ग्रेजुएशन करके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आ रहे हो और आपके उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो वो मत होने देना, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड पे टच बना लो, ठीक है। उसके बाद आता है बैंकिंग अवेयरनेस, पूछा जाता है, ठीक है। और कभी कभी इन डेप्थ भी पूछ लेते हैं। इन डेप्थ जब जाते हैं, नहीं बता पा रहे हो, किसी को नहीं मालूम होता है यार, कितना पढ़ लोगे बैंकिंग अवेयरनेस,
ठीक है, वीडियोस देख लोगे, बुक रेफर कर लोगे, कितना पढ़ लोगे। अब कोई एकदम टेक्निकलिटी में कोई सामने बैठा बैंकर है, वो 30 साल एक्सपीरियंस बैंकर है, अब वो लगे पूछने एकदम जो है दबा के, तो नहीं बता पाओगे। तो उसमें वो नहीं है, कई कई बार इन डेप्थ बातें होने लगती हैं प्रेशर बिल्डअप करने के लिए। उस वक्त मम्बलिंग नहीं करना है, उस वक्त अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने देने की एकदम चेहरा इतना बड़ा सा कर लिए हो, एकदम लग रहा है कि बस खत्म, इतने दिन की मेहनत सब बेकार। नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, जो नहीं आ रहा है स्ट्रेट अवे सीधे एकदम मना करो कि सर जो है आई डू नॉट रिमेंबर एट दिस टाइम, बट आई विल श्योरली जो है, उसके बाद ऐसे करके वो अपना क्वेश्चन वो कर लो, ठीक है। और रही बात बैंकिंग अवेयरनेस की, कौन कौन से टॉपिक हमें टच करने हैं, ठीक है, तो बड़ा लंबा वास्ट सिलेबस है, बहुत सारे यूट्यूब पे जो है वीडियोस पढ़े हैं या कोई बुक रेफर कर लो। ऑलमोस्ट जितने टॉपिक्स हैं, कुछ मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, 2 पार्ट में इसको कर लेंगे। अगर मुझसे चाहते हो तो मैं बता दूंगा दूसरी भी वीडियो बना के, जैसा इस पर रिस्पॉन्स आएगा कमेंट कर देना कि दूसरा पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। मैं जो भी कर रहा हूँ मैं उस पर बता देता हूँ। शुरुआत तो देखो हर चीज़ की, किसी भी चीज़ की उसकी हिस्ट्री से होती है, ठीक है। तो बैंकिंग की हिस्ट्री क्या रही है, प्री इंडिपेंडेंट फेज में बैंकिंग का क्या वो रहा है, ठीक है, वो सब पढ़ना है हम लोगों को। और पब्लिक सेक्टर बैंक भी जो होते हैं उनके भी बड़े एक तो टैगलाइन होता है, टैगलाइन वैसे देखो 12 का 12 का किसी को नहीं रेट पाता है, लेकिन कुछ कुछ का याद कर लो, ठीक है। जो प्रेफरेंस अपने बनाए होगे ना, अभी फॉर्म जो है जब रिजल्ट आ जाएगा तो वो फॉर्म का जो है वो डाउनलोडिंग शुरू कर देते हैं। तो किसी को वैसे हमें याद नहीं होगा, लगता नहीं है कि किसी को याद होगा कि अपना क्या प्रेफरेंस तुमने डाल के रखी है। मुझे भी नहीं याद है क्या प्रेफरेंस डाली है, भगवान जाने किस मूड में उस दिन बैठे थे कि पता नहीं क्या प्रेफरेंस डाल दिए। तो जो बैंक का प्रेफरेंस निकलेगा तो ऊपर के 4-5 बैंक्स में उसकी टैगलाइन, उसके एमडी सीईओ, ये सब अपना जो है देख लेना अच्छे से, एटलीस्ट 4-5 का, ठीक है। और लास्ट में भी जो डाले होगे ना, जो ऊपर की 2 बात सब कर लेते हैं, लास्ट में जो सबसे डाले होगे उसको भी अपना जस्टिफिकेशन तैयार रखना है कि इस बैंक को तुमने लास्ट में क्यों डाला है, ठीक है। अब वो जो भी वजह हो अपना जब आएगा उस हिसाब से अपना बना लेना, ठीक है। और कई सारे जैसे हिस्ट्री में क्या होता है ना, प्री इंडिपेंडेंस एरा की वो हो गई, उसके बाद जो है जैसे कई बैंक्स हैं ना, जब पढ़ोगे तो उसमें जैसे फर्स्ट स्वदेशी बैंक अपना था, पता है, पीएनबी था, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया था, वो एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन थे, मुंबई के ग्रुप पूरा था उनका, वो लोग फाउंड किए थे। तो ये सब बड़े डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि फर्स्ट स्वदेशी बैंक कौन सा था, पीएनबी था, अच्छा ठीक है। एक बैंक है जिसको बिजनेसमैन के ग्रुप ने फॉर्म किया था, कई सारे बिजनेसमैन ने मिलकर उसको फॉर्म किया था, अच्छा बैंक ऑफ इंडिया है, अच्छा वो कहाँ के थे, मुंबई के थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग कोई वीडियो रेफर कर लो, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ बैंकिंग आती है, यूनिट बैंकिंग हो गई, ब्रांच बैंकिंग हो गई। अब ये नाम से समझ आ रहा है ब्रांच बैंकिंग क्या है, यूनिट बैंकिंग क्या होता है कि एक ही जगह से ऑपरेट करता है, उसकी ब्रांचेस नहीं होती हैं। नैरो बैंकिंग क्या है, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, होलसेल बैंकिंग क्या है, ये सब हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर पे, ठीक है। अब इंडियन बैंकिंग स्ट्रक्चर का पता है तुम लोग को भी कि आरबीआई सर्वा होता है, ठीक है। आरबीआई के अंडर ही सारे जो है आते हैं, शेड्यूल बैंक आते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक आते हैं। शेड्यूल बैंक में तुम्हारे पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक आते हैं, ठीक है। और आरआरबीज आते हैं, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं। और नॉन शेड्यूल बैंक में जो लोकल एरिया बैंक होते हैं वो सब आते हैं। तो उसके बारे में एक पूरा ब्रीफ वर्किंग पढ़ लेना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये आईबीपीएसपीओ का इंटरव्यू तो इसमें एसबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, बिल्कुल पूछेंगे। इसलिए एसबीआई को हल्के में मत लेके जाना, ठीक है, कि एसबीआई का हम टच ही नहीं करेंगे। एसबीआई जैसे एसबीआई का बहुत बड़ा इसलिए भी वो है कि जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि एसबीआई जो है वो आरबीआई के लिए एक एजेंट की तरह काम करता है। तुम्हें पता है, चेस्ट वगैरह मेंटेन करता है आरबीआई की, क्योंकि आरबीआई की तो बहुत सारी ब्रांचेस हैं नहीं ना, जो है रीजनल ऑफिसेज बहुत कम हैं। मतलब एक होता है ना कि एरिया में जो उसकी वो है वो नहीं है, तो उस जगह एसबीआई उसकी तरफ से चेस्ट मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो एसबीआई एक तरीके से एजेंट का काम करता है आरबीआई के लिए, तो इस सब से उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत बढ़ जाती है। तो एसबीआई की रिसेंट कोई न्यूज़ हो तो वो भी देख लेना। एसबीआई को मतलब हल्के मत लेना कि आईबीपीएस पीओ गया तो उसमें एसबीआई से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आरबीआई, मतलब आरबीआई का पूरा एकदम निचोड़ लो कि आरबीआई क्या है, कैसे वर्किंग है, आरबीआई की सब्सिडरी क्या है, ठीक है।
DICGC हैं, नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड करके एक वो है, RBI की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक वो है, ये सब उसकी सब्सिडरी हैं। तो ये इन सब के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। और मतलब हम लोग शुरू कैसे किए, बैंकिंग की हिस्ट्री से किए, उसके बाद जो है अपने ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे आए, ठीक है। कुछ कुछ स्पेशल किसी बैंक को टैगलाइन दी गई है, जैसे PNB का बताया, फर्स्ट स्वदेशी बैंक है, तो वो सब अपना हम लोगों ने देखा। फिर इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर देखा कैसे वर्क करता है। फिर हम स्ट्रेट अवे RBI पे आ गए। RBI का एकदम पूरा निचोड़ लो, जितने वीडियोस मिले RBI से रिलेटेड सब देख डालो, ठीक है। RBI की वर्किंग, RBI के सब्सिडरी क्या है, RBI कैसे वर्क करता है, RBI से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, सारा कुछ वो हम लोग को देखना है, ठीक है। उसके बाद अपना ये आ जाता है पॉलिसी रेपो रेट, बेस रेट, ये सब अभी आप लोग भी पढ़े होंगे। जो है, क्योंकि 9 बार से, शायद 9 बार से चेंज नहीं हुआ था ना, कितनी बार से चेंज नहीं हुआ है, इस बार उतने पे ही टिका हुआ है। तो वो तो रटा ही होना चाहिए कि कितना चल रहा है, ठीक है। RBI कह रहे हैं यार, रेपो रेट जो है, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, MSF, और ये जितने भी हैं रेट, ये पूरे एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। उसको देख लो। बेसल नॉर्म्स क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कब कब आया था, ये सब ये देखना है, ठीक है। तो अब ये इतने टॉपिक्स हो गए। मतलब हम लोग ने बैंकिंग की हिस्ट्री से शुरू किया, अपना उस पे आए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे आए, RBI पे आए, इंडियन बैंकिंग का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, पहले तो ये है क्या, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, ये सब क्या है, इसके बारे में बड़ी क्लियर, बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस पढ़े हैं, उस पर आप देख लो, एकदम आपको क्लियर कर जाएगा, ठीक है। खान सर का एक बड़ा अच्छा वीडियो है, उस पर देख लेना, उस पर बड़ा अच्छे से उन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। तो अब इतने इतने पे हम लोग आ गए हैं। उसके बाद जो है जो है क्या है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक क्या है, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, पेमेंट बैंक क्या है, इनकी क्या एलिजिबिलिटी है, बड़ा हॉट टॉपिक है। एलिजिबिलिटी कितनी है, कितने करोड़ का जो है, 100 करोड़ होता है, कुछ ऐसा होता है, कितना एलिजिबिलिटी के लिए कितना उनके ज़रूरी है, ठीक है। मुद्रा बैंक क्या है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी करके कुछ है, ठीक है। ये सब देखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, मुद्रा बैंक, ये सब देख लिए, ठीक है। अब इतने के बाद फिर, अब जब ये सब पूरा देख लिए, मतलब RBI देख लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक देख लिए, अपना पेमेंट बैंक देख लिए, बैंकिंग की हिस्ट्री जान लिए, और ये सब कर लिए, अब हम लोग घुसेंगे बैंकिंग के वर्किंग पे। अब बैंकिंग की वर्किंग क्या है, तुम्हें बड़ा नेचुरल सी बात पता है कि चेक बुक्स होते हैं, चेक इशू होते हैं, डेबिट कार्ड होते हैं। तो अब चेक्स पे बड़ा जो है, मतलब चेक जो है वो बड़ा हॉट टॉपिक रहता है। चेक भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब हम लोग को तो मालूम है कि चेक बुक होती है, पापा साइन करके देते थे, स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, चेक मालूम है हम लोग को खाली, है भाई। कई बार देखे होगे ऊपर चेक के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ऐसे 2 लाइन खींच देते थे, उसके बीच में A/C पेई लिख देते थे। तो वो क्या है, वो भी एक टाइप होता है चेक का, पता है। वो अकाउंट पेई चेक होता है, उसको कोई ऑन काउंटर विड्रॉ नहीं कर सकता, वो सिर्फ बेनिफिशियरी के डायरेक्ट अकाउंट में जाएगा, उसको कहते हैं अकाउंट पेई चेक। तो ये एक चेक का ये पार्ट है। अकाउंट पेई चेक हो गया, तुम्हारा ऑर्डर चेक हो गया, ट्रैवलर्स चेक हो गया, जो कहीं भी ट्रैवलर्स जो होते हैं वो हो गया। तो चेक के बड़े सारे टाइप हैं। चेक को बहुत अच्छे से हम लोगों को खोज खोज के, कितने टाइप्स हैं, चेक क्या है, चेक में कौन सा कोड यूज़ होता है, MICR कोड होता है, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन कोड, 9 डिजिट का होता है। फर्स्ट 3 लेटर्स, सेकंड 3 लेटर्स, और लास्ट 3 लेटर्स क्या डिनोट करते हैं, सिटी कोड डिनोट करता है, सेकंड 3 वर्ड्स बैंक कोड डिनोट करता है, और लास्ट 3 वर्ड्स ब्रांच कोड डिनोट करता है। तो ये सब काम आते हैं। फिर उसके बाद अपन डेबिट कार्ड पे आ जाते हैं। डेबिट कार्ड भी पता है, डेबिट कार्ड जितने लोग यूज़ करते हैं, किसी को मालूम, यही देखो अवेयरनेस ही नहीं होती है। जब आप लोग उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो तो पता होता है, डेबिट कार्ड जो यूज़ करता है उसका बैंक की तरफ से इंश्योरेंस होता है। अब सोचो अपने रूरल एरिया में किसी को ये पता ही नहीं होगा, है। जिस टाइप का कार्ड होता है, आई थिंक ग्लोबल कार्ड हो गया, ये सब कार्ड हो गया, तो जिस टाइप के कार्ड होते हैं, आई थिंक उस कार्ड पे कुछ इंश्योरेंस होता है बेनिफिशियरी का, इन केस ऑफ एनी जो है डेथ ऑफ द बेनिफिशरी और एक्सीडेंट, 2 लाख या समथिंग कुछ होता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के अभी क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो ये सब होता है। तो अब डेबिट कार्ड के बेनिफिट क्या है, चेक बुक का हम लोगों ने देखिए, बड़े मतलब देखो बड़े सीक्वेंस से चल रहे हैं, ठीक है। बैंक में घुसे तो चेक बुक और चेक और डेबिट कार्ड, ये सब हॉट टॉपिक्स होते हैं, तुरंत क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि
अब एज़ अ बैंकर नहीं पूछ रहा है, एज़ अ जो है जागरूक नागरिक आपको देख रहा है कि आप बैंक में जाते हो, आप कल को ऑफ़िसर बन के बैठोगे तो आप बैंक में जाते हो तो आप कितना नोटिस करते हो। चेकबुक के बारे में तो अब ये ऑफ़िसर्स वाला तो कोई क्वेश्चन हुआ नहीं था, बड़ा बेसिक क्वेश्चन हो गया। चेकबुक के बारे में बता दो भैया, उसके बारे में बता दो, डेबिट कार्ड के बारे में क्या बेनिफिट होता है, क्या है? तो ये सब है, ठीक है। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, बड़े ऊपर-ऊपर चलना है हमको, पूरा वर्किंग अच्छे से देखनी है, ठीक है। फिर एनपीएस क्या होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट, लॉस एसेट, इसमें क्या-क्या कितनी-कितनी ड्यूरेशन में होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। आरटीजीएस वगैरह की क्या लिमिट होती हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, नेफ्ट की और आरटीजीएस की। तो अपन यहाँ तक आ गए, कहाँ तक? बैंकिंग के जो है नॉर्मल वर्किंग पे कि क्या-क्या बैंक में होता है। हो, तो कितना हो गया यार? 20 मिनट हो गया लगभग, ठीक है। तो अभी अपना अपन यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। और कमेंट्स करना कि इसके जो है आगे हम लोग को इसको मतलब और डिस्कस करना चाहिए कि नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद देखते हैं यार, ठीक है। और मोटो यही है बताने का कि बड़ा ही जो है 2-3 पार्ट में है इंटरव्यू का जो भी है, कुछ बहुत ऐसा वास्ट नहीं है। एक अपना नॉर्मल क्वेश्चंस जो मैंने शुरुआत में डिस्कस किया, एक अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक फिर बैंकिंग। और कुछ भाई देखो ऐसे सिचुएशन पीओ इंटरव्यूज़ में ये भी होता है कि आपको सिचुएशन बेस्ड आपको जो है क्वेश्चंस दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें सिचुएशन बेस्ड में भी अगेन आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है। कोई एक सिचुएशन दे दी आपको कि फॉर सपोज़ आप जो है आप कि कोई रूरल जो है ब्रांच हेड कर रहे हो। एक ऐसा सिनेरियो मैंने सुना था जो है जो पिछली बार इंटरव्यू दिए थे कि आप एज़ अ रूरल ब्रांच हेड कर रहे हो और आप ब्रांच मैनेजर हो। अब ब्रांच मैनेजर सर्वा होता है उस ब्रांच का, ठीक है। उसी को सब कुछ करना है। क्लेरिकल स्टाफ से तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो अपना झोला उठाए निकल गए 5-6 बजे, ठीक है। अब देखो ऑफेंड नहीं होना भाई, फैक्ट बात बता रहे हैं कि ऑफिसर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो 30,000 40,000 रुपये ज़्यादा मिलता है ना, तो उसी काम का मिलता है, तो बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो अब कोई ऐसा सिचुएशन आपको दे दिया सामने इंटरव्यूअर कि आप जो है कोई रूरल ब्रांच हेड कर रहे हो और शाम को 6 बजे जो है कोई आ गया जो है आपको वो करने विथड्रॉ करने पैसा, तो अब आप क्या करोगे? या जो है कोई हॉलिडे में आ गया है, आप जो है किसी अनऑफ़िशियल काम से आए हैं, तो क्या आप उसका जो है वो जो है अलाउ कर देंगे? तो इस टाइप की सिचुएशन बेस्ड जो है क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको बहुत ही अपना कॉन्फिडेंट रहते हुए और आप चाहें तो 1 डेढ़ मिनट बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन आप 1 मिनट आप उनसे बोल सकते हो कि सर कैन आई टेक अ मिनट फॉर जो है एनालाइज़िंग द सिचुएशन करके आप थोड़ा-सा अपने आप को वहीं आप काम डाउन करो। आप ऐसा उनकी सिचुएशन सुन के आप अपने आप को वो मत करो, ठीक है? आप काम डाउन हो, आप उन्हीं के सामने आराम से बैठो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? भगा नहीं देंगे आपको अगर 30 सेकंड 40 सेकंड आप बाद आंसर करोगे। बस उनको बता दो कि सर कैन आई टेक अ मिनट फॉर जो है एनालाइज़िंग द थिंग और करके और आप जो है सिचुएशन को एनालाइज़ करो और आप अपने जो है माइंड से अपना डिसीजन लो और उन्हें बताओ, जो ठीक लगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करनी है, उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। अब ऐसा नहीं कि ये 3 चीज़ के अलावा कोई सिचुएशनल बेस्ड आपको कंडीशन दे दी, तो आप वहीं हड़बड़ा गए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज़, ये आज के लिए इतना ही रखना है, बहुत लंबा वीडियो हो गया आई नो और कोई मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए क्या ही वो करेगा, लेकिन अगर आपको यूज़फुल लगा हो और अगर सेकंड पार्ट इसका चाहिए होगा, तो मुझे बताना, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है? ओके बाय।